सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी कि वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी रुकावटें, वो सारी बाधाएं जो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने से रोकती हैं। और ऐसे 4 तरीके के बैरियर्स हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। तो 4 कैटेगरीज है हमारे पास इन बैरियर्स की। सबसे पहला हमारे पास जो कैटेगरी है वो है सिमेंटिक बैरियर्स, नंबर 2 इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स, नंबर 3 इज पर्सनल बैरियर्स एंड नंबर 4 इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहले 2 कैटेगरीज को यहाँ पर कंप्लीट किया और अच्छे से समझा विद वेरी रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से ये जो बैरियर्स हैं ये हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने से रोकते हैं। तो मैं दे देती हूँ क्या, मैं देती हूँ आपको क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट क्लास। तब तक आप लोग लगा दीजिए अपनी अपनी अटेंडेंस। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया सिमेंटिक बैरियर के बारे में। तो सिमेंटिक बैरियर को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में मैंने जब आपको बताया तो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स को ही बोला जाता है सिमेंटिक बैरियर्स। कि जहाँ पर बैरियर इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, हमें कोई शब्द समझ नहीं आ रहा, गलत शब्द का हमने इस्तेमाल किया, या हम कोई शब्द लिखना भूल गए, या हम जो कह रहे हैं और हम जो दिखा रहे हैं उसके बीच में कोई मैचिंग नहीं है, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में, अजम्पशंस ही क्लियर नहीं है, क्या काम कहा गया है ढंग से कोई ना तो पूछ रहा है ना ही बता रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर। तो उसके लिए हमने एक प्यारी सी एक्रोनिम समझी जिस बैरियर को बिल्कुल रिलेट करता है, यानी कि वही है रिलेटेबल। क्या? बट फॉल्टी सिंबल्स लीड्स टू बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। तो बेटा इसमें सबसे पहला था हमारे पास बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कि कोई मैसेज तब खराब हो जाता है जब आप उसके अंदर इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, यानी कि आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, या आप कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसे में मैसेज का जो करेक्ट मीनिंग है वो नहीं समझ में आता है। उसके बाद हमने पढ़ा सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, की बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। अब अगर सामने वाले ने आपके उस वर्ड या आपके उस सिंबल का गलत मीनिंग यहाँ पर जज किया या परसेप्ट किया, तो ऐसे में आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक तरीके से खराब हो सकता है, यानी कि उसमें एक बैरियर आ सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा फॉल्टी ट्रांसलेशन, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक मैसेज को दूसरे मैसेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब अगर ट्रांसलेशन ही गलत होगा तो सामने वाला उस मैसेज का मतलब गलत ही समझेगा, तो फिर बैरियर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो भी पर्सन मैसेज को भेज रहा है वो ये अज्यूम कर लेता है कि सामने वाले को ऑलरेडी वो सारी बात पता है, कि मेरे थोड़े से ही शब्दों में वो पूरा जो प्लानर है वो समझ चुका है। तो ऐसे में हम जब पहले से ही एक अजम्पशन बना लेते हैं अपने आप से, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बैरियर है कि क्या पता सामने वाले को वो बात समझ आई है या नहीं आई है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन को मैंने आपको कहा था इसको समझे टेक्निकल वर्ड्स, कि हर एक फील्ड के अपने कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कुछ अपनी वोकैबुलरीज होती है। अब हम जिससे बात कर रहे हैं अगर वो स्पेशल वर्ड्स उसे नहीं आते या वो वोकैबुलरी से वो फैमिलियर नहीं है, तो ऐसे में वो हमारे मैसेज का सही से मीनिंग नहीं समझ पाएगा। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, जिसके अंदर जो हम कह रहे हैं और जो हम दिखा रहे हैं उसके बीच में मैच नहीं होगा, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि हम क्या ही कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है। तो ये सारे हमारे सिमेंटिक बैरियर थे। उसके बाद कुछ ऐसे हमने बैरियर्स पढ़े जो हमारे दिमाग से रिलेटेड थे, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोचा हो जाता है, अत्तामाजी सटकली हो जाती है, जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट होता है। तो उसके लिए हमने समझा पुअर लिसनिंग लीड्स टू द डिस्ट्रस्ट, कि गलत सुनोगे तो भैया डिस्ट्रस्ट आ सकता है। तो इसके अंदर हमने 4 तरीके की बैरियर्स पढ़े। सबसे पहला प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, यानी कि कई बार हम सामने वाले के बारे में पहले से ही कुछ जजमेंटल हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा, ये तो ऐसा ही करता होगा, या फिर इससे काम तो ऐसा ही होता है। तो इस तरीके के जब हम चीज़ों को सोच लेते हैं पहले अपने माइंड में सामने वाले के प्रति, तो ऐसे में कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, हम उसकी बात को पूरा नहीं सुनते हैं।
लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, सामने वाला बोला जा रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं सुन रहे हो? क्योंकि आपके माइंड ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है किसी और चीज से, कि आप एक फाइल पढ़ रहे थे, आपका सबऑर्डिनेट आया, बात कहकर चला गया, आपने सुना नहीं। आप मोबाइल में घुसे थे, आपकी मम्मी कुछ आपको कह के गई, आपने सुना नहीं। ये तो घर का बैरियर है ना। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो बॉस है वो देख रहा है, वो भी अपने ऑफिस में बैठ के इंस्टाग्राम रील, और हमारा बेचारा सबऑर्डिनेट आया अपने दुख को दुखड़ा रोने के लिए, बट उसने सुना ही नहीं। तो लैक ऑफ अटेंशन भी एक तरीके का बैरियर है। उसके बाद बेटा लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, की कई बार अगर हमारे मैसेज को बहुत सारे चैनल से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो ऐसे में हम जो मैसेज की जो ओरिजिनलिटी है उसको रिटेन नहीं कर पाते, ठीक है। और जब वो एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं। तो ओरिजिनल जो मैसेज है वो ट्रांसफर जब नहीं हो रहा होता, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का बैरियर है। उसके बाद डिस्ट्रस्ट मतलब जो हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। हमने बात सुन तो ली है, बट हम उसको रिटेन इसलिए नहीं कर रहे, उसको इसलिए याद नहीं कर रहे या उस पर विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें वो बात बताई हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो हमारे माइंड से रिलेटेड है ना, कि नहीं, हमें को ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर। तो ये सारे ही बैरियर्स आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर थे। तो बेटा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये सब चीज़ें कवर अप करी। अब आज हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट 2 कैटेगरीज ऑफ बैरियर्स, और होपफुली आज इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा 3rd कैटेगरी ऑफ बैरियर है पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर लैंग्वेज से रिलेटेड था, साइकोलॉजिकल बैरियर दिमाग से रिलेटेड था, पर्सनल बैरियर हमारा कोई पर्सनल रीजन है, कोई हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, कोई लैंग्वेज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अपने ही हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं या अपने ही हमारे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। सो सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में इन्फ्लुएंस द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनके आपस के जो ये मसले हैं, कई बार ये भी एक बैरियर क्रिएट करने का काम करते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ पर्सनल बैरियर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिए उसकी एक्रोनिम क्या कहती है। लैक ऑफ फियर, अनविलिंगनेस लीड्स टू प्रॉपर इंसेंटिव्स, कि डरो मत। और ये जो तुम्हारी अनविलिंगनेस है ना, कि काम को करना नहीं है, अगर तुम इसको अवॉइड कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या? प्रॉपर इंसेंटिव, ठीक है। तो इसी में छुपे हैं हमारे सारे तरीके के पर्सनल बैरियर्स। तो देखो जरा बच्चों, सबसे पहला है लैक ऑफ। ये जो लैक ऑफ है इसमें हम फियर नहीं ले रहे हैं फिलहाल। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है बेटा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ओवर द सबऑर्डिनेट। एफ से है बेटा फियर। ये जो हमने फियर लिया है यहाँ पर, इसमें मैंने कुछ बैरियर्स को छुपा भी दिया है। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है बेटा, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। उसके बाद बेटा अनविलिंगनेस जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये भी हमारा एक बैरियर है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। तो आप देख रहे हो, आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ छुपा के रख दिया। लैक ऑफ से आपने ये बना लिया, फियर से दूसरे वाला आ गया, अनविलिंगनेस से ये आ गया, और प्रॉपर इंसेंटिव भी हमारे पास है। तो प्रॉपर इंसेंटिव की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रॉपर इंसेंटिव का भी क्या होता है बेटा? लैक होता है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, वैसे तो कंप्लीट हेडिंग ये है इसकी, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, ठीक है। तो ये 4 तरीके के बैरियर्स हैं जो हम इस कैटेगरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो होपफुली आपने ये काम कर लिया होगा। चलते हैं अब आगे पहली कैटेगरी की तरफ, यानी कि इसका पहला टाइप ऑफ बैरियर, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कई बार हम इसीलिए भी किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये हमसे ज़्यादा समझदार हो गया तो भाई फिर हमारी नौकरी शायद खतरे में आ सकती है। तो जब हमारे अंदर ये एक डर है कि अगर मैंने ये बात इसको बता दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ही अथॉरिटी के ऊपर बात आ जाए, तो ऐसे में हम यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा भी होता है कि कहते हैं ना कि जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। तो आप इस चीज़ को इससे भी रिलेट कर सकते हो कि सपोज करो कि किसी एक सेल्स पर्सन को अपने सेल्स मैनेजर के बारे में ये पता चला कि वो कर रहा है कंपनी में किसी ना किसी तरीके का घोटाला, है ना। बट उस घोटाले में कहीं ना कहीं
उस सेल्समैन का भी फायदा हो रहा था। अब उसको लगता है कि यार अगर ये बात मैंने सुपीरियर अथॉरिटी को जाके बताई कि जो सेल्स मैनेजर है, ये जो सेल्स मैनेजर है, ये कहीं ना कहीं घोटाला कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो इसकी गाज मुझ पर भी गिरे। कल को जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहां पर ये भी तो पता चलेगा कि इन सब सब चीजों में कौन कौन इन्वॉल्वमेंट था, किस किस का इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर, तो नाम तो वहां पर मेरा भी आएगा। तो ऐसा ना हो ये कम्युनिकेशन मुझ पर ही भारी पड़ जाए। तो ऐसे में वो लोग नहीं करते हैं किसी के साथ भी कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि भाई उनको डर है, उनको डर है कि आज जो ये सत्ता मेरे हाथ में है, कहीं ये सत्ता मेरे हाथ से छूट ना जाए, तो क्यों ही करना है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना, जैसा चल रहा है चलने दो। क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो हो सकता है इसका नेगेटिव इफेक्ट मुझ पर भी पड़ जाए, मेरी भी अथॉरिटी को यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है। तो इस डर की वजह से भी हम यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक सीनियर मैनेजर है और ये हमारे उस जूनियर मैनेजर है, तो सीनियर मैनेजर सोचता है कि मैं क्यों सारी बातें इसको बता दूं, मैं क्यों सारी स्ट्रैटेजी इसको बता दूं, कल को सारी स्ट्रैटेजी को जानकर ये सारे काम कर जाएगा और इसकी वाहवाही हो जाएगी और लोग मुझे पूछेंगे भी नहीं कि सीनियर मैनेजर ने तो कुछ भी नहीं किया, सारा काम तो उनके असिस्टेंट ने किया है। तो ऐसे में यहाँ पर मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है, तो मैं सारी बातें इनको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जरा बच्चों, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। So, if a superior considers that a particular communication may adversely affect their authority, he or she may withhold such communication. कि कई बार उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने ये पर्टिकुलर बात, यानी कि अगर ये बात बाहर आ गई तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे में वो बात को दबा जाते हैं, यानी कि उस बात को बिल्कुल भी उठाते नहीं है, उस बात को बिल्कुल भी करते नहीं है। Superiors often do not communicate particular information in order to conceal their weakness. बेटा conceal का मतलब होता है hide। कई बार अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भी जो सुपीरियर है कि भाई यहाँ पे हमारा फॉल्ट है, अगर हमने ये बात बता दी तो हमारा फॉल्ट बाहर आ जाएगा, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी कई बार वो लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। अब इसको अगर मैं ऐसे समझूं कि सपोज करो कि कोई एक सेल्समैन है, ठीक है, यानी कि सेल्स टीम का कोई बंदा है और ये है हमारा सेल्स मैनेजर। ये बहुत दिनों से एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्स बढ़ सके। इसको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है टू इंक्रीज और यू कैन से टू बूस्ट द सेल, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मार्केट में सेल को इंक्रीज करना है। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे में ये जो सेल्समैन है ये इसके पास आता है, अभी अभी इसको सिर्फ 6 महीने ही हुए काम करते हुए और ये पिछले 6 साल से काम कर रहा है, ठीक है। ये 6 साल से इस फील्ड में है जबकि इसको सिर्फ आए हुए फ्रेशर था, 6 महीने ही हुए हैं। अब इसने इसको एक सजेशन दिया कि सुनो साहब जी, सुनो बॉस जी, मेरे पास एक ऐसा सजेशन है जिससे हम लोग विद इन अ मंथ अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छी सेल्स करके हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ये जो सेल्स मैनेजर है इसको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सबऑर्डिनेट पे। इसको लगता है हाँ सिर्फ मात्र 4 दिन का आया हुआ लड़का मुझे सजेशन दे रहा है, हाँ ना भैया, इसके 6 महीने के एक्सपीरियंस को मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस से ज़्यादा समझा जाएगा। मतलब 6 महीने में क्या इसने इतना कुछ सीख लिया जो मैं 6 साल में नहीं सीख पाया? मुझे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसका आइडिया सुन लिया है बट मुझे इसके आइडिया पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि ये आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा। यानी कि आपने कम्युनिकेट किया तो उसके साथ, आपकी बातचीत हुई तो, बट आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कई बार हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, एक छोटा सा बच्चा एक बहुत अच्छा कई बार क्या करता है, एक सजेशन दे जाता है, बट पेरेंट्स को लगता है कि यार अभी तो ये छोटा है, इसने दुनिया देखी कहाँ है, इसको कहाँ है वो लाइफ के एक्सपीरियंस। कहते हैं ना कई बार पेरेंट्स भी कि तुम्हें तो अभी दुनिया का क्या ही अंदाजा है, दुनिया क्या है अभी तो तुम्हें बाद में जाके पता चलेगी, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कम समय में ही बहुत कुछ ऑलरेडी देख चुके होते हैं, तो हमारे भी वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन को गाइड कर सकते हैं जिसका एक्सपीरियंस शायद हमसे बहुत ज़्यादा हो। बट बैरियर क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर। ठीक है, तो इस तरीके का जो बैरियर है वो यहाँ पर
क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम. सो इफ द सुपीरियर डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन द कंपिटेंसी ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, मतलब आप उसकी काबिलियत पे शक कर रहे हो, आपको उसकी काबिलियत पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आपको लगता है उसको तो 6 महीने ही हुए आए हुए, तो ये क्या ही कर लेगा. तो ऐसे में दे मे नॉट सीक देयर एडवाइस और ओपिनियन. तो आप ना तो उसकी एडवाइस को सुन रहे हो, ना समझ रहे हो, ना उस पर काम करना चाहते हो. ठीक है भाई, चलो हो गया ना तुम्हारा पर्सनल इशू यहाँ पर भी. चलो 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 नेक्स्ट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. अनविलिंगनेस मतलब कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार क्या ही करना है, हमारा क्या जा रहा है. हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, सेल्स मैनेजर को पता चला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में घोटाला चल रहा है, गड़बड़ी चल रही है. कहना मुझे क्या करना है, मेरा क्या फ़ायदा है, बताकर भी मेरा क्या फ़ायदा है, ना बताकर भी मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे को इन झंझटों में पड़ना ही नहीं है. कई बार हम कम्युनिकेट इसलिए भी नहीं करते कि हम कहते हैं कि यार हमें झंझटों में पड़ना ही नहीं है, हमें दिख रहा है कि यार सामने कुछ गलत हो रहा है, बट हम तब तक उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि जब तक हमारे साथ कुछ गलत ना हो. उसने कहा हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, गलत हो रहा है होता रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है. तो ये जो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, दिस रिलेट्स टू अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. आप कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, वो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा आपको अंदर से, आपको लग ही नहीं रहा कि यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए मुझे कम्युनिकेट नहीं करना. तो कई बार हमारी ये जो ना इच्छा है ना किसी काम को करने की, तो ये हमें कम्युनिकेट करने से रोकती है. सो sometimes the subordinate are not willing to communicate with their superiors because they believe that the information is not correct. Also ये भी हो सकता है कि कई बार हमें पता चला, ठीक है मुझे पता चल गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में घोटाला चल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे श्योरिटी नहीं है कि सच में ऐसा हो सकता है क्या. तो जब मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ तो मैं कैसे सामने इस बात को रख दूँ कि हाँ मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ को, एविडेंस नहीं है मेरे पास उस चीज़ के लिए कि मैं उस बात को प्रूफ कर सकूं. तो ऐसे में मैं वहीं पर रुक जाऊंगी कि नहीं यार मुझे कम्युनिकेट नहीं करना. तो अगर उनको ये लग रहा है कि यार इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है और कहीं ना कहीं अगर कल को गड़बड़ हो गई, पासा पलट गया भाई, उल्टा पड़ गया, तो ऐसे में तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऐसे में हमारी इच्छा ही नहीं है भाई कम्युनिकेट करने की, हम कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, कल को कोई हमारी बात को नहीं समझेगा, तो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट. तो इस वजह से भी हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं. ठीक है भाई. सो यहाँ पर देखो टीम लीडर बैठा है, आराम से लैपटॉप चला रहा है, ये बेचारा परेशान है. दे विल अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन, अपने आप समझ लेंगे, मेरी इच्छा नहीं बताने की. अरे इनका काम है, अपने आप समझेंगे, अपने आप करेंगे. तो यहाँ आपकी इच्छा ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठीक है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे. कोई इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है कि सही है या नहीं, हम इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे. हमें सामने वाले की परवाह नहीं है, हमें लगता है कि ठीक है अपने आप काम कर लेगा, हम इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे. तो कम्युनिकेट ना करने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. अब हम लोग सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं, है ना. हम लोग तब तक कुछ काम करना नहीं चाहते जब तक हमें कुछ मिले ना. क्यों भाई, है ना. तो जब हमें लग रहा है कि यार मैं एक धमाकेदार सजेशन लेकर आ रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे सजेशन की वजह से ये जो कंपनी है ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, पर मुझे क्या मिलेगा उसके बदले में. ये लोग तो मेरा सजेशन सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, मौज करते हैं. एक बार पहले भी मैंने ऐसे किया था, मैंने इनको बताया, एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई मार्केट में सेल्स को बढ़ाने की. भाई देखो इनकी सेल्स भी बढ़ गई है, बट मुझे क्या मिला बदले में. थैंक यू, जस्ट एक थैंक यू. मुझे किसी भी तरीके का कोई इंसेंटिव नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं. आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, इवन मेरे लिए ताली तक नहीं बजाई. तो मैं क्यों कम्युनिकेट करूं, मैं क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करूं. तो मेरा अपना पर्सनल रीज़न है कि क्योंकि मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मुझे कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है बदले में, तो मैं क्यों कम्युनिकेट करूं. तो आ गया अपना पर्सनल रीज़न कि आपको कुछ मिल नहीं रहा बदले में, इसलिए आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो. तो नेक्स्ट हमारा यही है, इफ देर इज नो मोटिवेशन or incentive for the communication, subordinate will not take any initiative to communicate. कि भाई जब उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं दिख रहा उसको, ना तो फाइनेंशियल ना नॉन फाइनेंशियल, तो ऐसे में वो कम्युनिकेट नहीं करता. उसे कहते छोड़ो, अपना अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो, क्या ही करना है, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों बिना मतलब में अपनी टांग अड़ानी है. ठीक है, तो हम कम्युनिकेट नहीं करते. तो बताइए, ये 4 तरीके के हम लोगों ने बहुत ही ईजी सिंपल,
है ना, बहुत ईजी थे, नाम से पता चल रहा था सब कुछ। हम लोगों ने ये 4 पर्सनल बैरियर्स पढ़े। प्लीज मुझे थम्स अप करके बता दो कि आपको ये चारों के चारों पर्सनल बैरियर्स क्लियर हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा कि मैम यस, टॉपिक तो बहुत ही सिंपल है। लोगों के मुंह से सुना है कि बैरियर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट मुझे तो लगता है कि शायद सबसे सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम रिलेट करते हैं इन बैरियर्स से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब तक हमने देखा, फिर से एक बार रिकॉल करें अगर, कि पहले तो हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रही थी, वोकैबुलरी प्रॉब्लम कर रही थी, फिर हमारे दिमाग में कुछ लोचा हो गया है, दिमाग में कुछ चीज़ें हमने बिठा ली हैं, वो हमें कम्युनिकेट नहीं करने दे रही, फिर हमारे दिल, हमारे पर्सनल ग्रजेस, हमारे पर्सनल इश्यूज, हमारा डर हमें कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी हमें कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा। बताओ, ऑर्गेनाइजेशन को ही तो कम्युनिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब बातचीत नहीं होगी तो काम कैसे होगा, इंफॉर्मेशन और आइडियाज एक्सचेंज नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। बट ये निकम्मा नालायक ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे लोगों को आपस में बात करने से रोकता है। इसने भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं जिसकी वजह से कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात नहीं करना चाहता या कर नहीं पाता। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे रुकावट बनता है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे वो किससे रिलेट करते होंगे? कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रक्चर बैरियर का काम करेगा, अथॉरिटी रिलेशनशिप बैरियर का काम करेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस बैरियर का काम करेंगे। तो ये सारे ही बैरियर्स जो हैं अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के लिए कर दो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को क्रॉप, है ना, कर दो इनको क्रॉप, और क्रॉप नहीं क्रॉप्स, यानी कि हम यहाँ पर फसलें उगाएं और फसलें उगाकर हम लोग मौज करें। ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाओ, ऑर्गेनाइजेशन को कहो कि छोड़ो यार, हम सबको मिल के मौज करने दो, है ना, हम तो यहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमें क्या उगानी है, हमें उगानी है क्रॉप्स। चलो भाई, ये तो हो गई मस्ती मजाक की बात। अब जरा इसमें से फटाफट लिख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो बेटा सी से है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आर से है बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन, आर से है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओ से है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल, ओ से है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ठीक है, और पी से है बेटा पॉलिसी, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ठीक है बेटा, पी से पॉलिसी है हमारे पास, और एस से है हमारे पास स्टेटस। तो ये 5 टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आर से हमारे पास रूल्स और रेगुलेशन, ओ से है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, पी से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, और एस से हमारे पास स्टेटस। तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब चलते हैं वन बाय वन इन 5 तरीके के बैरियर्स की तरफ। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, कई बार ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हमारे लिए बहुत बड़ा एक बैरियर क्रिएट करती है। हमारी पॉलिसी है, सपोज करो कि यार एक ऑपरेशनल लेवल में जो हमारा सुपरवाइजर था उसके पास एक बहुत बढ़िया सॉलिड आइडिया है, या कोई एक ऐसी खबर है उसके पास जो टॉप लेवल को पता होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है कि यहाँ पर ऑपरेशनल लेवल टॉप लेवल से डायरेक्ट बात ही नहीं कर सकता, बीच में मिडिल लेवल को लेना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में मिडिल लेवल को अगर बीच में ले लिया तो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है, और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मिडिल लेवल तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचानी है। तो अब यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी की वजह से कि आप बात करना अलाउड ही नहीं करते हो, पर्सनल कोई कांटेक्ट नहीं है आपके पास टॉप लेवल का, और अगर फॉर्मली कांटेक्ट करने की कोशिश करो तो वो आपको अलाउड नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में उस इंफॉर्मेशन को हमारा टॉप लेवल कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रही है, पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि वो कम्युनिकेट करने नहीं दे रही। तो कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो रिजिड पॉलिसीज होती हैं वो भी आपस में लोगों को बात करने से क्या करती हैं, रोकती हैं। तो देखो बच्चों, इफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इज नॉट सपोर्टिव, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी सपोर्टिव नहीं है
टू द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई हम फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें। अगर हमारे दिल में, दिमाग में कोई ऐसी बात है जो हमारे टॉप मैनेजर्स को जानना ज़रूरी है, तो हमें कुछ इस तरीके का भी एक ऑप्शन प्रोवाइडेड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि उस टाइम पर हम उन लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, ताकि वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली वहां तक पहुंचाई जा सके। बट अगर सपोर्टिव नहीं होगा तो दैट विल हैम्पर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। हैम्पर का मतलब होता है बेटा खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, रियून कर देना, कि भैया आपने बिल्कुल खराब कर दिया है कम्युनिकेशन को। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर सेंट्रलाइज पैटर्न है। अब सेंट्रलाइज पैटर्न मेरे सारे प्यारे बच्चे जानते हैं, हम ऑलमोस्ट एंड करने वाले हैं अपने पार्ट ए को, इसके बाद बस एक ही चैप्टर हमारा बचा है। तो मेरे बच्चे अब बिल्कुल एक मैनेजर बनने लायक हो गए हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने मैनेजमेंट को इतने डिटेल में पढ़ लिया है कि कोई तुमसे कुछ भी पूछ ले रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, अब तुम इस लायक हो कि अब तुम उसको आंसर कर सकते हो। कि लोग अगर तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो तुम ये चुटकियों में जवाब दे दोगे। मुझे विश्वास है तुम पर, तो मेरे विश्वास को बनाए रखो और मुझे बताओ मेरे बोलने से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड पैटर्न। मुझे रोक दो अभी यहीं पे और आंसर करो फटाफट। सो आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, और मुझे प्राउड है तुम सब पे कि तुम सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो बेटा सेंट्रलाइज पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक ही जगह पर होती है, यानी कि पॉलिसी ऐसी है कि डिसीजन वहीं से होगा। अगर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको क्विक डिसीजन लेना है, तो आप नहीं ले सकते, आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। क्यों? आपकी पॉलिसी ऐसी है कि यहाँ पे पैटर्न ही सेंट्रलाइज्ड है कि डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में, टॉप लेवल के हाथों में, आप नहीं ले सकते। ठीक है, सो ऐसे केस में पीपल विल मे नॉट एनकरेज टू हैव द फ्री कम्युनिकेशन, तो आप फ्रीली कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट the rules and the regulations of the organization। कई बार हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें करने से रोकते हैं। अगर मैं भी बात करूं कि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय हूं, समटाइम्स मैं भी खुद को ये महसूस करती हूँ कि मैं नियम और कानूनों से बंधी हुई हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, या मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमारा स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं, सीबीएसई ने हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ों को ला कर रख दिया है कि हम खुलकर काम नहीं कर पाते, या हमारा जो बच्चा है वो शायद अपना टैलेंट खुलकर नहीं दिखा पाता। प्लस अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करूं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप उससे बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते, कि आपके पास है कुछ ऐसा करने के लिए जो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपकी कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, बट रूल से आप इतने ज्यादा बंधे हुए हो कि आप खुलकर कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, देखिए जरा। सो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है दैट रिजिड रूल्स एंड द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, कि आपका प्रोसीजर इतना लंबा है कि भाई अगर मुझे यहाँ पर टॉप लेवल से अगर मुझे बातचीत करनी है तो ठीक है, आप कह रहे हो कि बातचीत करना अलाउड है, बट उसके लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आपको अगर अपना फीडबैक सबमिट करना है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। तो मतलब आपने प्रोसीजर इतना लेंथी बना दिया है कि हम नहीं कम्युनिकेट करना चाहते उससे। हमको समझने लगता है ना कि यार ये तो बहुत बड़ा पंगा है, इतने पंगों में कौन पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा कौन जाएगा कि ये करो ये करो ये करो ये करो, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, आप लोग ये करना है वो करना है, मतलब इतना सारा काम कौन करेगा। तो कई बार हमारा जो प्रोसीजर है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, वो हमें बात करने से रोक देता है, कम्युनिकेट करने से रोक देता है। तो आपके रिजिड और ये जो आपके कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, ये कई बार बैरियर का काम करते हैं फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिमिलरली कम्युनिकेशन थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड चैनल में रिजल्ट इन डिलेस। अब हमें सभी को पता है कि हम लोग स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। अगर हमें इमरजेंसी में अलाउड किया भी जा रहा है बात करने के लिए गैंग प्लैंक के थ्रू, तो बेटा गैंग प्लैंक भी तो सिर्फ सेम लेवल पर चल रहा है ना हमारा, है ना। तो ऐसे में बहुत ज्यादा हमें फ्रीडम नहीं है कि हम फ्रीली यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकें। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना है, और कहीं ना कहीं उस कमांड को फॉलो करते करते कई बार डिले भी हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, और हम टाइम से अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर पाते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। ठीक है, चलो। तो रूल्स और रेगुलेशन तो आप लोग समझ ही गए हो, क्योंकि इससे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम सभी लोग पीड़ित होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
स्टेटस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेटस बनाया गया है कि आप इस पोजीशन पे, आप इस पोजीशन पे है, कई बार ये भी लोगों को बात करने से रोकता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं या कंपनीज के अंदर, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कहीं पे मैनेजर है, जनरल मैनेजर है जैसे हमारा। तो ये लोग अपने ऑपरेशनल लेवल या वर्कर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते क्योंकि इनका स्टेटस इनको अलाउड नहीं करता कि अगर वो लोग भी अगर इस तरीके से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने लग गए तो कहीं ना कहीं शायद कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका जो वो पोजीशन है, उनका जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए, फिर वो कहीं ना कहीं डाउन होता रहता है। कई बार ये चीज़ स्टेटस जो है वो इसलिए भी इस तरीके से भी हमें बात करने से रोकती है कि आपका कोई एक जूनियर आपसे कोई बात कहना चाहता है, कोई सजेशन देना चाहता है, बट आपका स्टेटस अलाउड नहीं कर रहा कि आप उसकी बात को मानकर उस हिसाब से काम करो कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक जनरल मैनेजर हो और आपको आपके ऑपरेशनल लेवल का एक फॉरमैन कोई सजेशन दे रहा है, वहां से एक सजेशन निकल कर आ रहा है और आप एक ऐसे पोजीशन में बैठे हुए हो कि आप उसकी बात नहीं सुन सकते, उसकी बात सुनकर आप एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? आपका स्टेटस आपको अलाउड नहीं कर रहा। तो कई बार आपकी अथॉरिटी, आपकी जॉब पोजीशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ना किसी तरीके का बैरियर जरूर क्रिएट करती है। ठीक है, सो देखिए जरा, स्टेटस ऑफ द सुपीरियर में क्रिएट द साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। आया ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में, बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि स्टेटस हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं फिट होता है कि भैया मैं तो टॉप पोजीशन पे हूं, मैं क्यों बात करूं इससे, मैं क्यों इसकी बात सुनूं, मैं क्यों इसके सजेशन को लेकर काम करूं। तो बेटा चीजें तो आपके दिमाग में है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन में क्यों है? क्योंकि वो स्टेटस आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, इसलिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटस है ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट करता है बिटवीन हिम एंड हिज सबऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि भैया आप टॉप पोजीशन पे हो, वो एक लोअर पोजीशन पे है। और अ स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर, और एक मैनेजर जो पूरे एटीट्यूड में, इसलिए क्योंकि भैया वो कंपनी का जनरल मैनेजर है, वो तो जब चलता भी है तो लोगों की तरफ देखता भी नहीं है, लोग उसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, अगला बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? भाई स्टेटस कॉन्शियस है, वो कहता है तुम्हारा काम है, मैं रिप्लाई करूं या ना करूं तुम्हारा काम है मुझे विश करना। लो भाई, क्यों? तुम टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हो इसलिए, चलो भाई कर देंगे, क्या बात हो गई इसमें भी, एक गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने में क्या ही जाता है ना। तो एक स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर जो होता है वो अलाउड ही नहीं करता अपने सबऑर्डिनेट को कि वो फ्रीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। कोई आया तुम्हारे पास बात करने के लिए, लेकिन तुमने उसको ऐसे हाथ दिखा दिया, क्यों भाई? टॉक टू माई पीए, तुमने उसको ऐसे कह दिया कि मुझसे नहीं, मेरे पीए से बात करो। एटीट्यूड है भाई, स्टेटस है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बस कर दिया ना इसने भी बैरियर क्रिएट। तो बेटा ये हमारा बैरियर था कौन से वाला? ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखो ये आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हमने पढ़े भी हैं दो तरीके के स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो कई बार हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन हमने कर रखा है कि उसमें बहुत सारे फिल्टरिंग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लोगों तक आपको बातें पहुंचानी है, तब जाके जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होगा। तो जब इस तरीके से बहुत सारे फिल्टरिंग पॉइंट्स होते हैं, फिल्टरिंग पॉइंट मतलब ले तेरे कान में बोलूँ, फिर वो आगे कान में बोलेगा, फिर वो आगे कान में बोलेगा, भाई बहुत सारे कानों में और पेटों में से हो के बातें भाई निकल रही हैं, तो क्या ही आपका मैसेज बच पाएगा एट द एंड। तो कई बार आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। ठीक है, देखो ज़रा, सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर आर नंबर ऑफ मैनेजरल लेवल्स, बहुत सारे मैनेजरल लेवल्स हैं, हमने पढ़ लिए हैं 3 लेवल्स, बट उसके अंदर भी बहुत सारे लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी तो ठीक है हमारा शुरुआत ही है, मैनेजर बनने की शुरुआत ही की हमने, तो हमने ठीक है हमने पढ़ लिया टॉप मिडल लोअर लेवल होता है और स्केलर चेन होता है, ये सब चीज़ें अभी हमने पढ़ ली है, एक इंट्रो टाइप है, बट अंदर ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैं। आगे जाके जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, थोड़ी और एडवांस स्टडी करोगे, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग पढ़ोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है और कैसे बातचीत होती है। तो जब इस तरीके से बहुत सारे मैनेजर लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं बेटा, तो कम्युनिकेशन आपकी एक तो डिले तो होगी,
प्लस डिस्टॉर्ट भी हो जाएगी। अब डिस्टॉर्ट का भी मतलब क्या होता है बेटा, खराब हो जाएगी, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो एक बात जब 4-5 लोगों से होकर गुजरेगी तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशन, डिलीशन, मिर्च मसाला, चटपटा वो हो ही जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिल्टरिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, चलो ये भी आपको नाम से समझ आ रहा था। इजी है, लास्ट के 2 इजी है। जो सिमेंटिक है थोड़ा सा वही बच्चों को समझने में दिक्कत देता है, वो हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया। ये बाकी के 3 तो बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। देखो ठीक है, आपका स्टेटस आपको अलाउड नहीं कर रहा बात करना, रूल और रेगुलेशंस भी हैं, मान लिया हमने आपकी कंपनी की पॉलिसी भी है, बट आप एक काम तो कर सकते हो ना। आप एक काम करो ना, आप कंपनी में एक सजेशन बॉक्स लगा दो कि अगर किसी के भी पास कोई सजेशन है, बोलने नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, सजेशन बॉक्स में डाल दो, हम पढ़ लेंगे उसको बाद में। किसी की कोई कंप्लेंट है, कोई दुख है आपके अंदर, मतलब आपको कोई आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कोई कंप्लेन करना चाहते हो आप, तो ठीक है ना, कंप्लेंट बॉक्स में डाल दो, हम आपकी कंप्लेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप ऐसी फैसिलिटी अगर दे दोगे अपने एम्प्लॉयज को, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं वो आपसे इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, यहाँ कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ठीक है डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे पर इनडायरेक्ट तो तरीका है, ऐसी फैसिलिटी दे दो। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखे होंगे जहां पर वो एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहां पर कुछ कंप्लेंट बॉक्स रखे होते हैं, कोई सजेशन बॉक्स रखा होता है, वर्क कमेटी ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार एक ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं। तो ऐसे में क्या है, जब इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है तो कम्युनिकेशन बाहर निकल कर आता है, अच्छा हो जाता है कम्युनिकेशन। बट जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फैसिलिटीज पे ध्यान नहीं देती होंगी, उन ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता होगा। सो इट फैसिलिटेट्स फॉर द स्मूथ, क्लियर एंड द टाइमली कम्युनिकेशन नॉट प्रोवाइडेड, कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड, द कम्युनिकेशन में बी हैम्पर्ड। मतलब कि अगर इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर द स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन, तो फिर से वही बात, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। जैसे कि क्या क्या आप कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंट मीटिंग्स बुला लो, सजेशन बॉक्स रख दो, कंप्लेन बॉक्स रख दो, कभी कभी पार्टी वार्टी कर लो, सोशल और कल्चरल गैदरिंग, कोई त्योहार आता है साथ में मना लो उस त्योहार को, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, सब कुछ उनके सामने क्लियर करो। तो ये क्या करेगा, ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आपके लिए लेकर आएगा। पार्टी वार्टी करोगे फिर भी एक दूसरे से बात करोगे ना, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज हो जाएगा। पर हमारा मेन मुद्दा क्या है कि भाई बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज अगर होती हैं तो भी कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे 5 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और इसी के साथ बैरियर तो हो गए खत्म, बट एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक अभी भी बाकी है, और वो है हमारा आखिरी टॉपिक। चलो उसको भी पढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि कितनी सारी रुकावटें हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, बट इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ही, यानी कि वो कौन से हमारे पास मेजर्स हैं जिसकी हेल्प से हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है मेजर्स टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से हमारे पास मंत्र हैं जिसकी मदद से हम अपने कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए 2 बेस्ट फ्रेंड ने चुने 5 कॉलेज। कम्युनिकेशन के बारे में समझने के लिए, इसके मेजर्स को निकालने के लिए 2 बेस्ट फ्रेंड गए 5 कॉलेज में, पता है, यानी कि 2BF और 5C। तो यहाँ पर बेटा ये एक्रोनिम मैंने कुछ इस तरीके से निकाली क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स थे। तो 2BF का मतलब है कि 2B और 2F हैं, और 5C यानी कि जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो C से स्टार्ट होते हैं, ऐसे 2 पॉइंट हैं जो B से स्टार्ट होते हैं, और ऐसे फिर से 2 पॉइंट हैं जो F से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो 2 बेस्ट फ्रेंड 5 कॉलेज गए और ये सारे पॉइंट्स निकाल कर लेकर आए। चलो पहले पॉइंट्स की हेडिंग बताती हूँ, फिर इनको डिटेल में समझाऊंगी। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। सेकेंड बी इज बी अ गुड लिसनर। देन F फीडबैक, फिर उसके बाद F से है फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन। तो 2B और 2F तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद 5C देखो जरा, सबसे पहला C, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। देन
communicate according to the need of receiver, convey the things of help and value to the listeners, communicate for the present as well as for the future, and consult others before communicating. तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट्स. अब हम चलते हैं वन बाय वन इनकी डिटेलिंग पर. तो भैया सबसे पहले एक समझदारी वाली बात आपको समझाई जा रही है कि भाई देखो, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग. अगर कोई चीज, मैं आज आप यहाँ पे आपको एक टॉपिक समझा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मुझे खुद ही अगर उसके बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको क्या समझाऊंगी. अगर मैं खुद ही नहीं जानती होंगी कि भाई मुझे आपको क्या बताना है, तो मैं क्या ही समझा पाऊंगी आपको, और आप क्या ही समझेंगे उसको. जब मुझे जो चीज नहीं पता वो आप क्या समझेंगे, है ना. तो सेंडर को सबसे पहले ये काम करना है, कि क्लैरिफाई द आइडिया. सामने किसी के सामने हमारी बेइज्जती हो कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं वहां जाकर, इट्स बेटर कि आप पहले खुद को उस आइडिया को क्लियर करो जो आपको सामने से कहना है ना. भाई तुम्हें अपने उस प्यारी दोस्त को एक बहुत ही प्यारा मैसेज लिखना है, तो भैया ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी लिख दो, नाराज हो जाएगी, वो ब्लॉक कर देगी तुमको. तो क्या कहना है क्या नहीं कहना, पहले थोड़ी सी तैयारी कर लो यार. शीशे के सामने खड़े होकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, एक दो जगह आप लोग देख लो कि हाँ क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं. तो पहले खुद से आइडिया को क्लियर करो रिसीवर तक उसको पहुंचाने से पहले. तो देखो बेटा, the problem to be communicated to the subordinate should be clear in all the perspective to the sender himself. अब जो सुपीरियर है वो एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ, उसको खुद ही नहीं पता प्रॉब्लम के बारे में, तो तुम सबॉर्डिनेट को क्या समझाओगे भाई. तुम खुद ही नहीं जानते हो तो उनको क्या समझा दोगे तुम. तो इसलिए पहले आपको खुद को क्लियर होने चाहिए और मैसेज को करो सिंपल लैंग्वेज में, ताकि रिसीवर जो है उसको आसानी से समझ पाए. अब तुम ज्यादा इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में लिख दो बड़ी बड़ी भाषा यहाँ पर, उसको समझ आए ना तो क्या ही फायदा है. ठीक है, चलो अगला, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर. अब कई बार क्या होता है, ऐसा तुम लोगों के साथ इंग्लिश में जरूर होता होगा, जब तुम्हारे टीचर ने पेपर बनाया, साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखी कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन को 30 से 40 वर्ड में ही लिखना, पर तुम नालायक, तुम जब अपना दिल खोलते हो तो पूरी कहानी लिख जाते हो. पूछ रहे हैं कुछ और, वो पूछ रहे हैं कि द लास्ट लेसन में वो जो पिजन थे, क्या वो उनको जर्मनी लैंग्वेज बुलवा पाएंगे क्या. उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, तुम सब बता रहे हो अच्छा फ्रेंड्स आया, फ्रेंड्स ने ये किया, बाहर विलेजर्स भी बैठे हुए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, सब हुआ, उन्होंने बहुत प्यारा सा कोट पहना था जो वो शादी पार्टी या फंक्शन में पहना करते थे. अरे भाई ये थोड़ी पूछा उन्होंने तुमसे. फिर मैडम नंबर काट देती है और फिर तुम मैडम को दोष देते हो, बता यार इतना सब कुछ लिख कर आए थे, मैडम ने नंबर ही नहीं दिए, मैडम को इंग्लिश समझ में नहीं आई होगी हमारी. अरे भाई, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. जब हम आपको कई बार कहते हैं ना फालतू की बातें नहीं करनी, जितना ज़रूरी है उतना बोलो, है ना. तो भाई हम चाहते हैं कि हम उतना ही सुनना चाहते हैं जो ज़रूरी है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग बात करो. कई बार पता है सामने वाला बंदा आपकी बात को इसलिए भी नहीं सुन रहा होता क्योंकि उसके मतलब की बात नहीं है. कई बार हम अपनी कहानी सुना रहे हैं किसी को, अब वो ठीक है, वो लग रहा है कि वो सुन तो रहा है, लेकिन एक्चुअल में सुन नहीं रहा, वो इधर से सुन के इधर निकाल रहा है, क्यों, उसके मतलब की बात नहीं है. तो ऑलवेज कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, कि वो क्या सुनना चाहता है. ठीक है, सो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर शुड बी क्लियर टू द कम्युनिकेशन. आप उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमेशा समझ के चलो. मैनेजर शुड एडजस्ट द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट, कि भैया जो तुम कहना चाह रहे हो सामने वाला समझ पा रहा है. आप उसके एजुकेशन के हिसाब से, आपने लिख दिए भारी भरकम शब्द, भारी भरकम, तुमने ऑक्सफोर्ड वाली पूरी लैंग्वेज, पूरी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश तुमने यहाँ पर अपना अमेरिकन वाले वर्ड सारे तुमने भर डाले उसके अंदर, है, हमें नहीं समझ में आ रहे भाई, नहीं आ रहे हमें समझ में, फिर क्या फ़ायदा होगा. तो जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसकी एजुकेशन लेवल, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल. एक सुपीरियर आके इंस्ट्रक्शन दे रहे अपने सबऑर्डिनेट को पूरी फुल इंग्लिश में, नहीं आती है उनको इंग्लिश, क्या फ़ायदा होगा, फिर समझ पाएंगे वो, नहीं. तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिसीवर के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही, उसकी नीड के हिसाब से ही कम्युनिकेट करना है. नेक्स्ट, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग. अगर तुम्हें लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, तुम्हें लग रहा है कि उसको अगर मैंने ये चिट्ठी भेजी, मैंने उसको ये मैसेज भेजा, तो पता नहीं कैसा रिएक्शन आएगा. तो एक काम करो ना, किसी एक्सपीरियंस बंदे से थोड़ा सा कंसल्टेशन कर लो, पूछ लो ना अपने किसी यार दोस्त से जो
इसी तरीके की सिचुएशन से पहले कहीं ना कहीं गुजरा होगा, बेचारा एक्सपीरियंस लेके बैठा होगा और तुम्हें तुम्हारे जैसे बंदे को सलाह देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो इट्स बेटर कि किसी समझदार इंसान से कंसल्ट कर लो कि देखो यार, ये मैं कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा? और कंसल्ट ऐसे पर्सन से करना जो तुम्हें सही सलाह दे सके। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जब आप यहाँ पर अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, सो इट इज़ एडवाइजेबल, तो आपसे ये एडवाइस दी जाती है कि आप बेटा कंसल्ट कर लो किसी से कि हाँ ये ठीक है या नहीं। सो इट इज़ बेटर टू इन्वॉल्व द सबॉर्डिनेट टू गेन द एक्सेप्टेंस एंड द कॉपरेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। तो आपको पता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट के लिए पॉलिसी बनाने जा रहे हो, तो जब बना ही रहे हो तो डिस्कशन में ही उन्हें इन्वॉल्व कर लो ना, उनके साथ कंसल्ट कर ही लो, कल को उन्हीं के साथ तो आपको काम करना है, तो इट्स बेटर कि आप उन्हें इन्वॉल्व कर लो, तो उनके साथ कंसल्टेशन करो कम्युनिकेशन से पहले। ठीक, चलो अगला चलते हैं। बट बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड द कंटेंट ऑफ द मैसेज। कई बार ऐसा होता है ना, ये काम जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं यानी कि रिटर्न फॉर्म में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रिटर्न में हमारे इमोशंस नहीं होते ना, रिटर्न में हमारी फीलिंग्स नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते टाइम हमारा वो मतलब नहीं था कहने का, बट सामने वाले को हमारे वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑफेंडिंग लगे, उसको वो ऑफेंड हो गया, उसको हमारी टोन ऐसी लगी कि यार ये तो बहुत रूडली बोल रहा है, जबकि आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो कैजुअली बोल रहा था, इसको रूडली कैसे लगा। कई बार हमें भी क्लास में होता है कि हम बच्चे को कुछ कह रहे हैं तो बच्चा हमें रिप्लाई कर रहा है, बट कई बार होता है ना उसका बोलने का तरीका ही वही है, पर हमें लगता है कि यार कैसे बात कर रहा है, इतना लाउड होके कैसे बात कर सकता है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि देखो, हमेशा अपनी लैंग्वेज कि आप किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, आप क्या कंटेंट दे रहे हो मैसेज के अंदर, आपका टोन क्या है, हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखो। आपका मैसेज कभी भी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। So, the content of the message, the tone and the language and the manner in which the message is to be communicated play an important role। क्योंकि ये तुम्हारी बात बना भी सकता है, ये बात तुम्हारी बिगाड़ भी सकता है। तुमने किस तरीके से उस मैसेज को ड्राफ्ट किया है, उसके अंदर किस तरीके का टोन रखा है, किस तरीके का कंटेंट तुमने बनाया है, वो तुम्हारी बनती हुई बात को बिगाड़ भी सकता है अगर सही से ये काम तुमने नहीं किया तो। So the language should not offend the sentiment of the listener. The message should be such that it raise a response from the receiver. Even तुम इस तरीके से बात करो ना कि सामने वाला तुम्हें रिस्पॉन्स दे, तुम्हें लगे कि हाँ यार उसको मैसेज समझ आया, उसको अच्छा लगा और वो रिस्पॉन्स दे। जैसे कि तुम मेरे को टेस्ट दो, मैं उस टेस्ट को मुझे पसंद आएगा तो मैं तुम्हें गुड दूंगी, तो रिस्पॉन्स आया ना, क्यों? क्योंकि तुमने अच्छा अच्छा कंटेंट लिखा। तो बस ऐसी कंटेंट लिखना है बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड द वैल्यू टू द लिसनर। मतलब वही इंटरेस्ट वाली बात, वही वाली बात आ गई। वहां पे हम कह रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप बात करो, यहाँ हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से बात करो। कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी भी मैसेज को, तो आप सामने वाले का इंटरेस्ट जान लो कि यार इसको क्या सुनना है मुझसे। आप चाहते हो कि आपको एंजल प्रिया से बात करनी है, आपकी एंजल प्रिया जो है वो हर तरीके की बात पे रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, तो आप देखो चेक कर रहे हो आप कि कब मैं जो बात करता हूँ तो उसकी तरफ से रिप्लाई जल्दी आता है, कि जब मैं उसकी तारीफ करता हूँ ना तो बड़ी जल्दी जल्दी रिप्लाई करती है, और जब मैं अपने तारीफों के पुल बांधता हूँ तो ओके ऐसे मैसेज आते हैं। दैट मीन्स उसको इंटरेस्ट है सिर्फ अपनी तारीफ सुनने में। तो भाई जब भी आप कम्युनिकेट करें तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ये रिसर्च वर्क करना पड़ेगा कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता है, तभी तो बातचीत बढ़िया बनेगी ना, तभी आपके जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। ठीक, चलो। सो while conveying the message to the other, it is better to know the interest and the needs of the people with whom you are communicating। जिससे बात करने जा रहे हो उसका इंटरेस्ट, और आप ये जान लो कि उसकी नीड क्या है। कई बार हमारी किसी से बातचीत आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाती क्योंकि हम उसके साथ ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसमें सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बोर हो रहा है आपकी बात से, तो वो नहीं करता आपसे बात। फिर आपको लगता है कि यार वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि तुम बिना मतलब की बात कर रहे हो उससे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस बात में जो बात तुम उससे कर रहे हो, तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन बेटा खराब हो जाती है। ठीक, चलो उसके बाद एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक तो बेटा बहुत ही जरूरी है किसी भी कम्युनिकेशन में। कोई भी कम्युनिकेशन अधूरा है फीडबैक के बिना, और फीडबैक कब मिलेगा? जब सामने वाले को तुम्हारी बात समझ आएगी, है ना। तो हमेशा अपना कम्युनिकेशन ऐसा रखो कि आप एक क्वेश्चन मार्क के साथ उसे छोड़ रहे हैं, ताकि उस क्वेश्चन मार्क के आगे आंसर आपको जरूर मिले। तो हमेशा अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखो कि आपको भाई फीडबैक चाहिए,
बिना फीडबैक के आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले ने आपके मैसेज को समझा है या नहीं समझा, देखा है या नहीं देखा। तो इस तरीके का आप मैसेज करके छोड़ो कि कहीं ना कहीं वहां से रिवर्ट बैक मैसेज आएगा ही आएगा, चाहे तुम्हें ब्लॉक ही क्यों ना कर दिया जाए। ठीक है, तो फीडबैक हेल्प्स टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि फीडबैक से पता चलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी रही। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द मैसेज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। कम्युनिकेशन कंप्लीट ही तब होगी जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे रिसीवर को समझ आ गया हम क्या कहना चाहते थे उससे। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बी इम्प्रूव्ड बाय द फीडबैक रिसीव टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव। और देखो, जैसा फीडबैक आएगा फिर आगे की कम्युनिकेशन भी तो उससे बढ़ेगी ना, है ना। तो प्रॉपर फीडबैक जब मिलेगा तो आगे की बातचीत सुधार सकते हो कि भाई ठीक है, ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। यार आज ही थोड़ी ना बात करके खत्म करनी है, हमें तो जिंदगी भर का रिश्ता बनाना है ना। तो ऐसे बातचीत करो कि आज भी रिस्पॉन्स है, और फिर उसको जब एंड करोगे तो एंड पॉइंट भी ऐसा रखो कि आगे फ्यूचर कम्युनिकेशन का एक स्कोप रहे। बातचीत खराब मत करो यार किसी से भी। लड़ाई झगड़ा हो, सुलटा लो, खत्म कर लो। क्या पता कब किसी से कहाँ आप टकरा जाए और दोबारा बातचीत करनी पड़ जाए, कौन आपके कब कहाँ किस तरीके से काम आ जाए। तो किसी से बातचीत खराब मत करो। ठीक है, थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, उसको वहीं सॉर्ट करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सो प्रेजेंट के लिए भी कम्युनिकेट करना है एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो ऐसा है कि हमने अपनी आज की कम्युनिकेशन नीड भी पूरी कर ली और एक फ्यूचर रेफरेंस भी छोड़ दिया कि ठीक है फ्यूचर में भी हम कभी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो, generally communication is needed to meet the existing commitments to maintain the consistency। वैसे तो हम कम्युनिकेशन अभी के लिए करते हैं, प्रेजेंट के लिए, कि ठीक है भाई अभी जरा बात कर लें क्या है, बट कम्युनिकेशन शुड एम एट द फ्यूचर गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज ऑल्सो। लेकिन आप कम्युनिकेट, जैसे हमने किसी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया, उसको एक अच्छी सर्विस दी, आज अच्छी सर्विस देके कम्युनिकेट किया, क्यों? ताकि फ्यूचर में भी हम वो हमारा कस्टमर बना रहे और फ्यूचर में भी हम उसके साथ इसी तरीके से कम्युनिकेट करते रहे। तो किसके लिए फायदेमंद है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये बात तो हमें सबको पता है, क्यों समझा रहे हो मैं। नेक्स्ट, फॉलो अप। फॉलो अप तो करना बहुत ज़रूरी है भाई। आपने कम्युनिकेट करके छोड़ दिया है, आप देखो तो सही कि उस कम्युनिकेशन का इफेक्ट क्या हुआ। उसको फ़र्क पड़ रहा है, तुम उसको मैसेज नहीं कर रहे हो तो उसको फ़र्क पड़ रहा है। तुमने एक हफ्ता बहुत अच्छे से बात करी, अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है, तो तुमने 2 दिन का गैप बना लिया है। तुमने 2 दिन का गैप बना लिया तो चेक तो करो ना यार, तुम्हारी एक हफ्ते की वो कम्युनिकेशन उसको कुछ असर दे रही है या नहीं दे रही है, उसको कुछ फर्क भी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। तो फॉलो अप करो ना, बीच बीच में ट्राई करो। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है। सो देयर शुड बी द रेगुलर फॉलो अप एंड द रिव्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द सबऑर्डिनेट। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इस चीज़ की बात करें तो जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी, एक बार फिर से बुलाओ अपने सारे सबऑर्डिनेट को, उनके साथ इंटरेक्ट करो कि हाँ जो हमने बोला था इनको समझ आया, सब बातें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो वो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम उनसे पूछते रहना है। क्यों? क्योंकि ये आपके हर्डल्स यानी कि आपकी रुकावटों को हटाएगा इंस्ट्रक्शंस देने में। ठीक है, चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अ गुड लिसनर। सबसे ज़रूरी, एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सिर्फ अपनी बात को बोलना ही नहीं, सामने वाले की बात को सुनना भी जानता है। अगर हम एक बेटर कम्युनिकेशन, मतलब हम सीखते पता है कब सबसे ज़्यादा है? जब हम सुनते हैं। अगर हम सिर्फ बोल ही रहे हैं तो हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। सो मैनेजर शुड बी अ गुड लिसनर। उसे हमेशा पेशेंट होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। कब? जब वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है, क्योंकि उसका ये पेशेंस, उसकी ये अटेंटिवनेस उसकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो रिसीवर को हमेशा पूरे अटेंशन के साथ सामने वाले की बात को सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 9 मेजर्स जो हमारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मुबारक हो, चैप्टर नंबर 7 भी हमारा होता है कंप्लीट। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कौन सा टॉपिक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके, जो कि होगी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।